कल हम लोग विजयनगर साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के स्थापना की कहानी के बारे में चर्चा किया था। आपको पता होगा ना, कल इतिहास चैप्टर नंबर 7 पढ़े थे। नाम था विजयनगर साम्राज्य, और आपको ये बताए थे विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के द्वाब में हरिहर और बुक्का राय के द्वारा स्थापित एक विशाल राज्य था, जिसकी राजधानी हम्पी थी। और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। और हरिहर और बुक्का राय नामक दो भाइयों जो संगम के बेटा थे, जिन्होंने अपने गुरु शायन नामक व्यक्ति के या एक ब्राह्मण थे, उनके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हाँ, उन्होंने ही कहा था कि जब में तुम्हें काबिलियत है तो अपने क्षेत्र को विजय करके दिल्ली सल्तनत में क्यों मिलाओगे, तुम यहाँ का स्वतंत्र शासक भी बन सकते हो। तो सबसे पहला बात, आज विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले, हालांकि हमने कल चर्चा किया था कि विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर, और विजयनगर साम्राज्य पर हमने कल कहा था कि 4 राजवंशों ने राज्य किया था। याद होगा, पहला था संगम वंश, दूसरा शालूब वंश, तीसरा तुलु वंश, चौथा आराविडु वंश। और हमने कहा था कि जो संगम वंश है, चर्चा सबके बारे में कर दिया था कि संगम वंश के जो प्रथम शासक थे, इनका नाम था हरिहर। क्या नाम था? हरिहर संगम वंश के प्रथम शासक थे। और संगम वंश के जो अंतिम राजा थे, उनका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। क्या नाम था? विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश के अंतिम शासक। विरूपाक्ष के मृत्यु के बाद संगम वंश के स्थान पर विजयनगर साम्राज्य में शालूब वंश की स्थापना हुई। और शालूब वंश के जो पहले राजा थे, उनका नाम था शालूब नरसिंह। क्या नाम था? शालूब नरसिंह। और इस वंश के जो अंतिम राजा थे, शालूब नरसिंह द्वारा स्थापित राजवंश शालूब वंश, हालांकि ऐतिहासिक उपलब्धि इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रथम संस्थापक जो लास्ट राजा का नाम जानना जरूरी होता है। तो इस शालूब वंश के प्रथम शासक शालूब नरसिंह थे। और अंतिम जो राजा थे, उनका नाम था इमाडी देव। इमाडी देव, इमाडी देव या इमाडी नरसिंह, या इमाडी आप लिख सकते हो, नरसिंह शालूब वंश के अंतिम राजा थे। शालूब वंश के बाद तुलुब वंश की स्थापना हुई। और आपको कल मैंने बताया था कि तुलुब वंश के जो पहले शासक थे, उनका नाम था वीर नरसिंह। और इस वंश के, मतलब तुलुब वंश के जो अंतिम राजा थे, वो थे सदा शिव। कौन थे? सदा शिव। और आपको हमने कल बताया था, इन तीनों ही वंश में सबसे फेमस यही वंश थे, क्योंकि कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सबसे महान राजा थे, इसी वंश के थे। किस वंश के? तुलु वंश के थे। और यह कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, जिनके बारे में चर्चा हम लोगों ने कल के क्लास में किया था। अंत में इसी सदाशिव, ये सदाशिव राय कृष्णदेव राय के भतीजा थे। और अच्युत देव राय के बाद तुलु वंश के राजा बने थे, कल हमने बताया था आपको। और आपको बता दें कि इसी तुलु वंश के शासन काल में, तुलु वंश के काल में और सदाशिव के शासन काल में राम राय का दबदबा ज्यादा था, क्योंकि सदाशिव नाम मात्र का प्रधानमंत्री था, राजा था, लेकिन सारा शक्ति
सदाशिव के प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में केंद्रित था। और राम राय कूटनीतिक विचारधारा के लोग थे और उन्होंने ही बहमनी साम्राज्य में फूट डालने का काम किया था। इस बात की जानकारी मिली इसी तुलु वंश के राजा सदाशिव के शासनकाल में 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा बन्नीहट्टी या राक्षसतांगड़ी का युद्ध होता है। उस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का सफाया हो जाता है। और लेकिन फिर भी तुलु वंश के बाद आरवीडु वंश की स्थापना हुई और आरवीडु वंश के जो पहले राजा थे उनका नाम था तिरुमल। कौन थे? और जो अंतिम राजा था वो था रंग तृतीय। कोई दिक्कत? अब आगे चर्चा करें। एक हमने और भी कल बताया था, एक बताया था हमने बहमनी साम्राज्य। क्या बताया था? बहमनी साम्राज्य। और हमने बहमनी साम्राज्य में आपको विशेष चर्चा किया था कि बहमनी साम्राज्य में 5 राजवंशों ने राज किया था। बहमनी साम्राज्य में कितने? तो 5 राजवंशों ने राज किया था। जो सबसे पहला था उनका नाम था बीजापुर। बहमनी साम्राज्य में 5 राजवंशों का राज था, उसमें एक क्या था? बीजापुर। और आपको बता दें कि बीजापुर जो राज्य के संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? बीजापुर के जो संस्थापक की हम बात कर लें, बीजापुर के संस्थापक की यदि हम बात कर लें तो कौन थे? यूसुफ आदिल। यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1489 ईस्वी में। चूंकि यूसुफ आदिल शाह ने किया था तो यहां पर पूछता है कि बीजापुर में किस वंश का राज था? तो होगा आदिल शाही। कौन होगा? आदिल शाही वंश का राज था। और यह आपको मिलान करने में प्रश्न आता है, याद रखेंगे। कूट वाला में प्रश्न आता है, हालांकि आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आप 2004 का परीक्षा यूपीएससी की का सेट देखेंगे तो पूछता है 5 में से 5 या 4 का नाम दे देगा, कोना में कौन वंश है मिलान करें, चारों को मिलेगा तो 1 नंबर आपको मिलेगा। यूपीएससी का हर बार का प्रश्न कूट में ही रहता है, मतलब 5 प्रश्नों का उत्तर जानते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो मिलान करने वाला मैक्सिमम प्रश्न यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में ही आता है, सामान्य परीक्षा में नहीं आता है। तो बीजापुर राज्य के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। और यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर राज्य की स्थापना कब किया? 1489 में। और बीजापुर में किस वंश का राज था? तो आदिल शाही वंश। मतलब आदिल शाही वंश का संबंध है बीजापुर से। बीजापुर के बाद आता है गोलकुंडा। कौन आता है दूसरा? गोलकुंडा। हालांकि बाद में सबको मुगल साम्राज्य में शाहजहां और औरंगजेब के काल तक मिला लिया गया फाइनली, हम लोग लिखे भी हैं 1636-1637 में। तो बीजापुर के बाद बहमनी साम्राज्य के एक और राज्य था, क्या नाम था? गोलकुंडा। और गोलकुंडा में था किस वंश का राज था? तो कुतुब शाही। अगर पूछा गोलकुंडा में कौन वंश का राज था तो आपका उत्तर होगा कुतुब शाही वंश का राज था। तो कुतुब शाही वंश का राज था। तो इसके संस्थापक कौन था? कुतुब शाही। तो कुली कुतुब शाह। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? तो 1512 ईस्वी। कब किया था? 1512 ईस्वी में किया था। आगे हम चर्चा कर ले। गोलकुंडा के बाद तीसरा जो राजा आता है वो था बीदर। कौन आता है? बीदर। बीजापुर बहमनी साम्राज्य में जो तीसरा राज्य था उसका नाम क्या था? बीदर। और आपको बता दें कि बीदर में जिस वंश का राज था उस वंश का नाम था वरीद शाही। कौन था? वरीद शाही वंश का राज था। और बीदर में वरीद शाही वंश के संस्थापक की यदि हम बात कर ले, वरीद शाही वंश के संस्थापक की बात करते तो अमीर अली वरीद। कौन थे? संस्थापक कौन थे? अमीर
अली वरीद। अमीर अली वरीद नामक व्यक्ति ने बीदर में वरीद शाही वंश की स्थापना कब किया था? तो 1526 में किया था। कब किया था? और एक प्रश्न आप लोगों से मैं यहां पूछना चाहूंगा, तो खड़ा हो, 1526 में कौन सी घटना घटी थी? हम ऑप्शन नहीं देंगे, मैं पढ़ा दिया हूं। अगर इसका उत्तर आपसे नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आप केवल आते हो जाते हो, स्वास्थ्य लाभ करने आते हो। 1526 में मेरे चेहरा पर देखते हुए ईमानदारी से, हाँ, 1526 में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? अब तो महत्वपूर्ण जोड़ दिए। घटना तो बहुत सारी घटी होगी, लेकिन जैसे हमने कहा कि महत्वपूर्ण घटना कौन घटी, परमात्मा सबको दो को हाथ दिए हैं। एक हाथ उठाओ ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के, सब मुझे आता है। आज तो कई लड़की भी उठाई है। पहले तू खड़ा हो, पीछे वाली। हाँ हाँ, तू नहीं ये अच्छा, ये ना सीधे कर ले रहा कहीं लो गया तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। तू बुआ को उठा लेती हाथ, खड़ा हो। पानीपत का 3 बजे युद्ध हुआ था। कौन? वेरी गुड, इसके नाम पर ताली बजना चाहिए। हाँ, पानीपत का प्रथम युद्ध। हमने सीधे वर्ष कहा और लड़के लोग इतना उठाते हैं तो चुपचाप रह जाते हैं। आधा तो उठाया ही नहीं, हमने महत्वपूर्ण जोड़ दिया। घटनाएं तो एक वर्ष में बहुत सारी घटती है। जैसे 1912 में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन महत्वपूर्ण होगा तो राजधानी बना दिल्ली। घोषणा हुआ 11 में, बना 12 में। गलत कि सही? 1920 में अनेक सारी घटनाएं घटी, लेकिन महत्वपूर्ण क्या होगा? असहयोग आंदोलन हुआ था। 1942 में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। थोड़ा इन बातों पर ध्यान देंगे। 1893 में तो अनेक सारी घटनाएं घटी। अगर मेरे नजर से देखोगे तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें हमारे भारत के नेतृत्व किए थे विवेकानंद ने। दक्षिण अफ्रीका, वो भी गलत, एकदम सही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जाना उतनी महत्वपूर्ण नहीं था जितना महत्वपूर्ण था एक गुलाम देश के नागरिक ने विश्व में भारत के नाम को श्रेष्ठ कर दिया। सोच के देखिएगा थोड़ा सा। शिकागो में जैसे में जाकर के, उस समय जब भारत एक गुलाम के देश में रूप में पहचान था, तो डंका पिटवा कर चले आए। तो गांधी जी के अफ्रीका जाने से मेरे नजर में ज्यादा महत्वपूर्ण था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इनका भाषण। हाँ हाँ हाँ। तो चौथा आ गया बीदर। बीदर के बाद आता है बरार। चौथा कौन आता है? बरार। विजय बहमनी साम्राज्य में राज करने वाला बरार था। और बरार में किस वंश का राज था? इमाद शाही। क्या होगा? हाँ, इमाद शाही। और इसकी स्थापना कौन किया था? संस्थापक फतेहुल्लाह, हाँ, फतेहुल्लाह इमाद शाह। फतेहुल्लाह इमाद शाह नामक व्यक्ति ने 1484 ईस्वी में बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किया था। और अंतिम जो होगा 5वां, उसका नाम क्या होगा? अहमदनगर। क्या होगा? अहमदनगर। और अहमदनगर में कौन वंश था? निजाम शाही। क्या था? निजाम शाही। और संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक इसके थे मलिक अहमद। कब किए थे? मलिक अहमद ने इमाद शाही वंश का स्थापना किया था 1490 ईस्वी में। तो ये हमने आपको चर्चा किया था। और हमने एक बात और आपको बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य थे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने किया था? हरिहर बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। और राजा बड़े बड़े मंदिर का प्रवेश द्वार अपने नाम को दिखाने करते थे, जिसका नाम था गोपुरम। गलत कि सही? बहमनी साम्राज्य की स्थापना हमने कहा था कल
1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। इसको हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं। और इसकी राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में इसकी क्या थी? राजधानी थी। अब विजयनगर साम्राज्य के कुछ व्यवस्था के बारे में जान ले तो विजयनगर साम्राज्य में एक व्यवस्था थी, वह थी नायंकर व्यवस्था। ये क्या था? नायंकर व्यवस्था थी। मन में एक प्रश्न होगा कि सर नायंकर व्यवस्था है क्या, या नायंकर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो अब आसान शब्दों में समझिए कि नायंकर व्यवस्था मतलब होता है जमींदारी व्यवस्था। नायंकर व्यवस्था मतलब क्या होता है? जमींदारी व्यवस्था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में सेना के बड़े अधिकारी को नायक कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में सेना के सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? जैसे भी कर्नल, जनरल कहते हैं ना, तो वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में सेना के बड़े अधिकारी को क्या कहते हैं? नायक। और जमींदार को भी नायक ही कहा जाता था, लेकिन एक अंतर था। जमींदार को भूनायक, जमींदार को कहते हैं भूनायक, माने भूमि का हीरो, और सेना को सिर्फ नायक कहा जाता था। सेना के बड़े अधिकारी को या जो जमींदार थे उन्हें राजा के द्वारा विशेष उपहार दिया जाता था। यह जमींदारी प्रथा को ही नायंकर व्यवस्था कहते हैं। आज जो व्यक्ति उस नायंकर व्यवस्था में जमीन को लेते थे, क्या लेते थे? जमीन को लेते थे। जमीन को लेने वाले व्यक्ति को नायक, और उस व्यवस्था को हम नायंकर व्यवस्था के नाम से, मैंने विजयनगर साम्राज्य में भूनायक को या सेना के बड़े अधिकारी को नायक कहा जाता था। उन बड़े अधिकारियों को सरकार के द्वारा, राजा के द्वारा नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उनकी सेवा के बदले में उन्हें जमीन का टुकड़ा दिया। तो जमीन के टुकड़ा सेवा के बदले में सैनिक के बड़े बड़े पदाधिकारियों को जमीन के टुकड़ा देने की परंपरा को नायंकर व्यवस्था के नाम से जानते हैं। और जो इसका जो पद था वह क्या था? वंशानुगत के रूप में हुआ करता था, हालांकि राजा चाहे तो हटा सकता था। एक और व्यवस्था आता है आयंगर व्यवस्था। क्या नाम था? आयंगार व्यवस्था। अब प्रश्न, आयंगर व्यवस्था क्या है? तो आपको बता दें कि हर साम्राज्य में, साम्राज्य को प्रांत में, प्रांत को मंडल में, मंडल को जिला में, जिला को बांटा गया था ना, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य का भी शासन की सुविधा के दृष्टिकोण से कई भाग में बांटा गया था। बात समझ गए? और सभी स्तर पर, खास करके ग्रामीण स्तर पर, विजयनगर साम्राज्य में गांव में या पंचायत स्तर पर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह था। कितने लोगों का? 12 लोगों का एक टीम था। और वही 12 लोगों का टीम मिलजुल करके गांव के शासन व्यवस्था को चलाने का काम, उन 12 व्यक्ति के समूह को ही हम आयंगर व्यवस्था के नाम से, हाँ, एक गांव हुआ बड़ा सा, उस गांव के 12 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाया जाता था। वही 12 व्यक्तियों का टीम आपसी विचार विमर्श के आधार पर, लेकिन कानून राजा का ही होता था। विजयनगर साम्राज्य में गांव के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 12 व्यक्तियों का एक समूह का गठन किया गया था, समूह का निर्माण किया गया था। 12 व्यक्तियों के उसी समूह को हम आयंगर व्यवस्था के नाम से, और इसका पद अनुवांशिक होता था। आयंगर का बेटा ही आयंगर बनता था। ये अपने पद को गिरवी भी रख सकता था। काम क्या था? तो समय समय पर मंदिर को उपहार देना, मंदिर का निर्माण करवाना, तालाब बनवाना, ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। विजयनगर में सिंचाई व्यवस्था के बारे में अगर हम चर्चा कर लें, इसके बारे में सिंचाई की चर्चा करें तो सिंचाई का परिभाषा आपको पर लिखना होगा कि सिंचाई कृषि का आधार होता है। कृत्रिम तरीके से या अन्य किसी भी तरीका से खेतों तक, पौधा के जड़ तक पानी पहुंचाना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। और विजयनगर साम्राज्य भारत का ऐसा साम्राज्य था जो चारों ओर से ग्रेनाइट के चट्टानों से घिरा हुआ था। किससे? ग्रेनाइट के चट्टानों से घिरा हुआ था। और राजा के द्वारा
कृष्णा तुंगभद्रा नदी, खास करके तुंगभद्रा नदी से नहर निकाला गया था। एक नहर का नाम था हिड़िया नहर, जिसका निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया था। तो साम्राज्य में जगह जगह तालाब खुदवाया गया था, और तालाब के अलावे बड़ी बड़ी नदियों से नहर को निकाल करके खेतों तक पानी को पहुंचाने का काम किया जाता था। व्यापार की बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य में, तो व्यापार का परिभाषा आप जानते ही हैं कि अभाव वाले क्षेत्र में किसी वस्तु को पहुंचाकर उसका विनिमय करना, क्रय विक्रय करना व्यापार कहलाता है। मतलब जिस क्षेत्र में कोई सामान नहीं है और जिस क्षेत्र में है, तो उस क्षेत्र से सामान को ले जा करके जहां नहीं है वहां पर बेचना, वहां के लोगों को उपलब्ध कराना, उसके बदले पैसा लेना व्यापार कहलाता है। और व्यापार किसी भी साम्राज्य के या अर्थव्यवस्था के समृद्धि का क्या होता है, आधार होता है। और विजयनगर साम्राज्य का व्यापार बड़ा ही उन्नत था। विजयनगर साम्राज्य का अरब और मध्य एशिया से ज्यादा संबंध था। हाँ, अरब और मध्य एशिया से विजयनगर साम्राज्य के राजा घोड़ा आयात करते थे, और इसके बदले में उन्हें कपड़ा, रत्न, मसाला ये सब देने का काम करते थे। अरब और मध्य एशिया के अलावे इनका पुर्तगाल, बर्मा, मलाया, ईरान और अफ्रीका के कुछ देशों से भी व्यापारिक संबंध था। व्यापार को विकास करने के लिए ही विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों से मित्रता किया था, या पुर्तगालियों ने उनसे मित्रता किया था। पुर्तगालियों को इन्होंने भटकल में एक दुर्ग बनाने का, भटकल एक जगह है, दुर्ग माने किला बनाने का आदेश दिया था, ताकि पुर्तगाली वहां किला बनाएगा, व्यापार का केंद्र स्थापित करेगा और हमारे राज्य का क्या होगा, विकास होगा। विजयनगर की उपलब्धि को देखकर ही, पहले ही हमने कल के क्लास में चर्चा किया था कि अफनासी निकेतन, उस सबसे पहले निकोलो कोंटी आया, तो यहाँ के पर्वत वगैरह के बारे में चर्चा किया है, उपलब्धि की चर्चा किया है। उसके बाद अब्दुल रजाक आया, जो हमने कल कहा था कि मध्य एशिया के राजा शाहरुख या ईरान के राजा शाहरुख का राजदूत था, और यहाँ पर आया। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य के आंखों देखा विवरण लिखा है। क्या लिखा है कि हमने ऐसा बिल्डिंग कहीं देखा ही नहीं, ऐसा शहर कहीं देखा ही नहीं है। और अब्दुल रजाक ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 407 गो बाउंड्री था। यह ऐसा साम्राज्य था जहां जंगल, खेत, खलिहान सबकी घर बाउंड्री के अंदर था। पहले का 3 गो बाउंड्री में खेती बाड़ी होता था, फल फूल के बगीचे थे, और चौथा बाउंड्री के बाद तो थोड़ा छोटे अधिकारी के घर, उसके बाद बड़े अधिकारी के घर, अंत में राजा का महल हुआ करता था। उसके बाद अफनासी निकेतन आए, जो रूस के थे या घोड़ा के व्यापारी थे, हालांकि विजयनगर साम्राज्य में नहीं आए थे, या बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में गए थे। और अफनासी निकेतन जब इंडिया में आए तो इन्हीं के यात्रा विवरण के आधार पर भारत और रूस में मित्रता की शुरुआत हुई थी। और रूस में भारत विद्या के जनक, मतलब द फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी, 2 बार पूछा गया प्रश्न है, द फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी, मतलब रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिविदेव को माना जाता है। यह भी एक रूस के ही यात्री थे। इसके बाद एडवर्ड बारबोसा, अफनासी निकेतन, फरनाओ नुनीज, ये सारे लोग विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर और आए थे। और कल ही हमने कहा कि विजयनगर साम्राज्य इतिहास में शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध नहीं है, अपने स्थापत्य कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। क्योंकि राजा विभिन्न अवसरों पर बड़े बड़े महलों का, मंदिर के प्रवेश द्वार का निर्माण करते थे। विजयनगर साम्राज्य की यह सांस्कृतिक उपलब्धि है। और सांस्कृतिक उपलब्धि में क्या होगा, तो महानवमी डिब्बा, कमल महल, हाथियों का स्थल या विठल स्वामी मंदिर वहां के राजाओं के द्वारा बनाया गया प्रमुख मंदिर था। और हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, जिसका नामकरण एक पंपा देवी के नाम पर किया गया था। और हम्पी एक ऐतिहासिक शहर है, क्योंकि आप लोगों ने रामानंद सागर के द्वारा चलाया गया टीवी पर एक सीरियल था रामायण। रामायण में आपने देखा होगा कि रावण जब सीता का हरण चित्रकूट से कर लेता है, तो राम लक्ष्मण अपने भाई के साथ सीता माता की खोजते हुए जंगल भटकते रहते हैं। तो एक बानर राज सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान से मुलाकात होती है। तो हनुमान और सुग्रीव से जहां मुलाकात होती है, सुग्रीव जिस पर्वत पर रहते हैं उस पर्वत का नाम है किष्किंधा पर्वत। और किष्किंधा पर्वत
हम्पी में ही पड़ता है, कर्नाटक में ही पड़ता है। वहीं पर वनवास के दौरान श्री राम ने वहां पर रहकर हनुमान जी की सहायता से अपनी पत्नी भार्या सीता का पता लगाने का काम किया था। तो हम्पी ऐसे भी ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में उल्लेख हमारे रामायण में भी है। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य कल और आज दोनों लेकर टॉपिक को हमने इंड किया और इसके बारे में चर्चा लिखेंगे थोड़ा सा।